आज की क्लास शुरू होने से पहले एक आपको मैं दृश्य समझाती हूँ। आप सोचिए कि एक स्कूल है और स्कूल के टीचर के मन में आया कि क्यों ना क्लास के स्कूल के सभी बच्चों का मैथ का क्या स्टेटस है ये चेक किया जाए। और उन्होंने क्लास थर्ड से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को एक साथ बैठाए दिया। और सिर्फ बैठाया ही नहीं, क्वेश्चन पेपर भी सेम दिया। मतलब जो क्वेश्चन क्लास 12 के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वही क्वेश्चन क्लास 5th के बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में उनको मैथ्स की योग्यता कैसे पता चलेगी कि कौन से बच्चे का मैथ्स का क्या लेवल है। जो 12th के बच्चे सॉल्व कर लेंगे ईजिली, वो 5th के बच्चे नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपके मन में ये थॉट आया होगा कि ये तो टीचर ने गलत किया, उसने सबके साथ इक्वली नहीं वो किया, इक्वल क्वेश्चन पेपर बनाया, पर जिनके लिए बनाया वो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों मैंने ये आपको ये दृश्य समझाया? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 14, जो कि समता के अधिकार की बात करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द बहुत टफ लगते हैं, समझना मुश्किल होता है, तो मेरे ख्याल से ये क्लासेस आपको ज़रूर देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, ताकि सुन करके आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन राइट टू इक्वालिटी, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बाय गिविंग एग्जाम्पल। समता के अधिकार को परिभाषित करें और उदाहरण की सहायता से युक्त वर्गीकरण की विवेचना करें। अब क्वेश्चन सुन के ही मुश्किल लगने लगता है, तो मैंने जो एक स्टोरी सुनाई आप उसको इमेजिन किए रखिए और उसी के आधार पर इस आंसर को समझने की कोशिश करिए। तो इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में देना होगा, ये आपकी मजबूरी है, या बोलिए कि अगर अच्छे नंबर लाने तो आपको लिखना ही चाहिए। तो आप लिखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है जो व्यक्तियों के बीच विभेद को वर्जित करता है। इतना आपको इतने शुद्ध हिंदी में लिखना होगा। अब इसके बाद संविधान का अनुच्छेद 14 कहता क्या है, उसमें किन शब्दावली का उल्लेख है? तो दो शब्द दिए गए हैं। पहला दिया गया विधि के समक्ष समता, और दूसरा दिया गया विधियों का समान संरक्षण, इंग्लिश में इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। पहला क्या अलग है कि विधि के समक्ष क्षमता जो है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, जबकि विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये फैक्चुअल डिफरेंस है दोनों में, कि इसमें फैक्ट का अंतर है, लेकिन अब इसको सिर्फ फैक्ट के आधार पर नहीं, कंसेप्ट के आधार पर समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो पहले इस वर्ड को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो विधि के समक्ष क्षमता अथवा विधियों के समान संरक्षण, ये किस में है? अनुच्छेद 14 में है। इसमें लिखा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यानी भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनको इससे वंचित नहीं किया जाएगा। अब फिर से आपको दोनों लाइन एक जैसे लग रहे होंगे, बस इनके अर्थ में अंतर है। विधि के समक्ष समता एक नेगेटिव लाइन है, नेगेटिव वाक्यांश है, नकारात्मक वाक्यांश है। जैसे एक जैसी परिस्थिति में दो अलग अलग स्टेटस वाले नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। परिस्थिति एक जैसी है लेकिन दोनों लोगों का स्टेटस अलग अलग है, उनके साथ समान व्यवहार किए जाने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो नेगेटिव वाक्यांश है। प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन ही होगा, ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा है विधि के समान संरक्षण, ये समानता को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है कि समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान कानून, एक ही समान कानून लागू होगा। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये हो गया दोनों में दूसरा डिफरेंस। अब इसमें एक केस देखिए, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार। इस केस को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें न्यायाधीश ने क्या कहा कि विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता सिद्धांत, दोनों वाक्य में अंतर हो सकता है पर व्यवहार में दोनों में अंतर नहीं है। ये सिर्फ स्टेटमेंट का फ़र्क है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब फिर से चलते हैं विधि के समक्ष क्षमता पे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है ना, युक्ति युक्त वर्ड, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन दोनों वाक्यांश को समझना बहुत ज़रूरी है। अब विधि के समक्ष क्षमता, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, विशेषाधिकार में कोई विभेद नहीं होगा। जैसे किसी को जन्म से या कोई किसी किसी और बड़े वंश से है, उनको कोई विशेषाधिकार दिए जाते हैं, उस आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। किसी की संपत्ति ज़्यादा है, कोई गरीब है, किसी का सामाजिक स्तर ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई राजनीतिक लेवल पे बहुत हाई है और कोई लो है, ऐसा भेदभाव विधि के समक्ष नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है।
अब एक व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, किसी अन्य बात के लिए नहीं। ऐसा होगा तो मनमानी शक्ति, ये मनमानी माना जाएगा क्योंकि विधि हमारे लिए सर्वोच्च है। अगर किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया तो उनको दंडित किया जाए बिना भेदभाव के। अब आते हैं विधि के समक्ष संरक्षण में। तो समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कानून कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में निहित इसमें विधि शासन संविधान का आधार का मूल ढांचा है और इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका भी अपवाद है। अपवाद क्या है? समता के नियम का, कि जो विदेशी कूटनीतिज्ञ होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, जो हमारे लोक अधिकारी हैं, उनको इन चीज़ों से उन्मुक्ति दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि उनकी वो विशेष स्थिति में जाते हैं, उनको विशेष पद दिया गया, उनको विशेष जिम्मेदारी दी गई है। तो भारत देश में सुरक्षा व्यवस्था और काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए ये अपवाद है, ऐसा दिया गया है। अब अनुच्छेद 14 का संरक्षण, सेकंड पॉइंट ये है कि नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। जैसा कि स्टार्टिंग में ही कहा कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग, तो अनुच्छेद 14 जो है वो नागरिक जो भारत के उनको भी, और जो बाहर से आते हैं और नागरिक उनको भी ये समता का अधिकार दिया गया है। किसी भी तरह का उन पर विधि के समक्ष, कानून की नज़र में वो दोनों समान हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के साथ एक जैसा बिहेव किया जाएगा किसी भी परिस्थिति में। जबकि अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 भी समता के अधिकार से रिलेटेड है, पर ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है और नागरिकों के लिए नहीं है। ठीक, ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 14 में विधिक व्यक्ति भी शामिल है। विधिक व्यक्ति क्या होते हैं? जैसे इसमें एक केस लिख लीजिए, चिरंजीत लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का मतलब सिर्फ इंसान, मनुष्य से नहीं है। यहाँ पे विधिक व्यक्ति एक निगम भी है। तो अगर कोई निगम भी गलती करता है तो कानून के समक्ष में बिल्कुल समान है, क्योंकि वो एक विधिक व्यक्तित्व के रूप में है और विधि के समक्ष वो, उसको समता का अधिकार है, उसको समता का अधिकार दिया गया एक निगम को भी, क्योंकि वो एक विधिक व्यक्तित्व है। अब अगला पॉइंट है ट्रांसजेंडर, विधिक संरक्षण के हकदार हैं। जब हम देखते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है ना, जाति, मूल वंश और लिंग। तो लिंग में यहाँ से पुरुष और स्त्री नहीं है, बल्कि ये जो तीसरा लिंग है ना, जिसको शामिल किया गया परलिंगी, वो भी इसमें आते हैं। जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 का व्यक्ति शब्द पुरुष या महिला तक ही सीमित नहीं है। हालांकि रोजगार के मामले में अनुच्छेद 16(2) जो समता के अधिकार, रोजगार के मामले में समता का अधिकार देता है, इसमें परलिंगी से भेदभाव और आरक्षण भी दिया गया, पर अनुच्छेद 14 में सभी नागरिक एक जैसे हैं। जब आप अनुच्छेद 16 पढ़िएगा ना, तो उसमें रोजगार में अवसर की समानता में जो परलिंगी है उन लोगों को रोजगार के लिए आरक्षण भी दिया गया। तो ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया गया, समान नहीं है पुरुष, स्त्री और परलिंगी। लेकिन अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष और कानून के संरक्षण में परलिंगी और पुरुष और स्त्री सब समान है, सभी व्यक्ति नागरिक हैं उसके। अब अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो कि है युक्ति युक्त वर्गीकरण की कसौटी क्या है। तो अनुच्छेद 14 जो है वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का निषेध करता है। ये कैसे? एक ही विधि सभी व्यक्ति या सभी स्थान पे लागू नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कोई एक कानून बनाया जाए और वही आपके देश की राजधानी में भी लागू हो, वो भी वही आपके देश के छोटे से गांव में भी लागू हो। ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हर जगह की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर जगह के व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ऐसे में युक्ति युक्त वर्गीकरण अपेक्षित ही नहीं वरन जरूरी भी होता है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति के आधार पर वहाँ उद्देश्य डिसाइड किया जाता है और फिर उसके बाद ही वहाँ पे वर्गीकरण किया जाता है। यानी जो भी विधि के समक्ष समानता, जो भी चीज़ें चेंज होती हैं ना, वो उस जगह की परिस्थिति और व्यक्तियों के अनुसार होती हैं। बस इसमें एक क्लॉज लगा रहता है कि अगर संविधान ये जो कानून बनाने में वर्गीकरण कर रहा है वो मनमाना नहीं होना चाहिए और निरंकुश नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्क संगत होना चाहिए, और उसके पीछे का क्या आधार है वो ज़रूर बताना चाहिए, ना कि किसी को गुमराह करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा युक्ति युक्त निबंधन का है कि कर्मियों और कर्मचारियों तथा अधिकारियों में अंतर करना। क्या होता है कि किसी भी ऑफिस में जो कर्मी होते हैं और जो अधिकारी होते हैं, दोनों में योग्यता और अयोग्यता का डिफरेंस होता है। जो छोटे पद पे और जो ऊंचे पद पर हैं, तो किसी भी व्यक्ति की योग्यता या निर्योग्यता उसके पद पर नियुक्त के पहले देखनी पड़ती है, ना कि उसके बाद। उसके बाद तो वो संविधान में, कानून की नज़र में सब समान है। इसके बाद युक्ति युक्त वर्गीकरण की कसौटी है
कि वर्ग विधान का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है, पर यह मनमाना नहीं होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। इसमें एक केस है, अधिवास या निवास स्थान के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश से रिलेटेड केस था, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ का। ये केस था कि एक राज्य में रहने वालों को सिर्फ उस राज्य के डोमिसाइल के आधार पर एमबीबीएस की सीट में आरक्षण दे देना गलत है, यह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है। जबकि योजना का उद्देश्य ये होना चाहिए कि योग्यता के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब जो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो तभी उनके आरक्षण का इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि सिर्फ डोमिसाइल के आधार पर सीट आरक्षित कर दी जाए। दूसरा केस है डीएस नकारा बनाम भारत संघ। इसमें क्या था, सेंट्रल सर्विस पेंशन रूल 1972 का था। इसमें कहा गया कि जो लोग वीआरएस ले लेते हैं, बिफोर टाइम रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जो लोग फुल टाइम जॉब करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, दोनों ही पेंशन भोगियों को समान पेंशन मिल जाता है। जब ये इसमें वर्गीकरण मनमाना है ये, ठीक। इसके बाद एक और केस है एमबीबीएस और बीबीएस में प्रवेश को लेकर सुनील जेटली बनाम हरियाणा राज्य का केस। आप चाहें तो इसका अगर डिटेल देखना होगा या सुनना होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका डिटेल भी बता दूंगी। फिलहाल अगर आप ये केस लिख भी देते हैं ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। एमबीबीएस और बीबीएस में प्रवेश में सुनील जेटली बनाम हरियाणा राज्य केस। और एक मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण कैसे होगा, निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि कैसे समता के अधिकार को अपने मनमानेपन से जो युक्त वो किया जाए, वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है मैं आपको वो बताती हूँ। आप प्लीज़ बाकी के पॉइंट्स नोट डाउन करते जाइएगा। तो क्या होता है, अनुच्छेद 14 में कहा गया कि वर्गीकरण के सिद्धांत पर अधिक जोर देना समता के सिद्धांत को महत्व को कम करने वाला। अगर बार बार हर चीज़ में वर्गीकरण किया जाएगा ना तो समता के सिद्धांत का क्या होगा, महत्व कम होने लगेगा। इसके लिए एक केस है ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु केस, तमिलनाडु राज्य केस। इसमें न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14 जो है मनमाने व्यवहार के विरुद्ध एक प्रत्याभूति है और इसके कई पहलू और आयाम है। इसको जबरदस्ती ठूसना क्या होगा कि इससे क्या होगा, समानता जो है वो निरंकुशता बन जाएगी। और समानता और निरंकुशता क्या है, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के वाद में न्यायाधीश भगवती ने कहा कि वर्गीकरण का सिद्धांत जिसका प्रतिपादन न्यायालय ने किया है वह अनुच्छेद 14 के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। यह एक न्यायिक सूत्र है जिसका प्रतिपादन इस बात की जांच करने के लिए किया गया है कि क्या कोई कार्यपालिका विधायिका का कृत्य मनमाना है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए यह दिया गया है ताकि मनमानापन ना हो। इसीलिए अनुच्छेद 14 का अर्थ वर्गीकरण नहीं है बल्कि वर्गीकरण तक पहुंचने का एक सूत्र है, ताकि देखा जा सके कि कहाँ कहाँ मनमानापन या वर्गीकरण हो रहा है। अब आपका मेरे ख्याल से इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 14 को लेकर के, और लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया है। 3-4 जो केसेस मैंने बताए उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार इस आंसर का स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा। इसके जो कीवर्ड्स है वो नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीवर्ड्स के बिना आपका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और जब आप स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखना बहुत आसान लगने लगता है। वैसे लीगल क्लासेस, लॉ की जो क्लासेस है, एलएलबी की क्लासेस, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है टॉपिक वाइज। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि केसेस के थ्रू आपको आसान तरीके से अपनी भाषा में समझा सकूँ, हिंदी में समझा सकूँ, ताकि आपको ना टॉपिक में कोई डाउट ना रह जाए। और मेरी कोशिश ये है कि 2 से 3 किताबों के साथ मिला के शॉर्ट करके मैं 15 मिनट में इस हर एक आंसर को बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं ना तो एग्ज़ाम टाइम में उतना अच्छा अपने कॉपी पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दिमाग में इतने सारे फैक्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं ना कि उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें हम लिख नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा हमें कोशिश क्या करनी है कि सेलेक्टिव चीज़ों की पढ़ाई करें, ताकि एग्ज़ाम में वही सेलेक्टिव चीज़ों को लिख सकें। अब आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट क्लास की नोटिफिकेशन आपको